बच्चा पार्टी कल अपन ने देखा था 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, आज अपन 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट 2 and 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। लिस्ट 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन ह्यूमन बीइंग्स एंड राइट द फंक्शंस ऑफ एनी ऑफ दीज। 2019 का सवाल है और ये सब आपके भाई साहब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सवाल नहीं है। ठीक है, शॉर्ट आंसर है भाई साहब। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, क्या क्या हो जाएगा बोलो? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हाँ क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या कौन सा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और बोलो भाई साहब? हाँ, लिम्फेटिक। ठीक है, लिम्फ लिम्फेटिक सिस्टम, LIMPH, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। एंड राइट द फंक्शंस ऑफ एनी ऑफ दीज। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या हो जाएगा? हाई पिंकी, जल्दी जल्दी फटाफट बोलना है। तुम्हारे शरीर में जो खून बह रहा है उस खून का क्या फंक्शन है? जल्दी फटाफट, हाई भरत। भरत, ब्लड को प्यूरिफाई करना, वो किडनी का फंक्शन है। ऑक्सीजन सप्लाई करना। ओके, ब्लड क्या क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड। यस, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड और बोलो भाई साहब? वेस्ट मटेरियल्स। यस, वेस्ट मटेरियल्स और अरे भाई साहब, तुम्हारे सांसों से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहां से आ रहा है? ये ब्लड लेकर ही तो आ रहा है लंग्स में। ठीक है, तो जिस तरह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो ट्रांसपोर्ट करता है। जब तक भाई साहब तुम्हारे शरीर में से ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, सारी चीजें टॉक्सिक होती जाएंगी भाई साहब। आर बी क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड और बोलो भाई साहब? फटाफट फटाफट। सॉल्ट्स, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है यही। ठीक है, सॉल्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है भाई साहब यही। ठीक है, ओके। और लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, इनका फंक्शन फ्लूइड बैलेंस। तो फ्लूइड बैलेंस कैसे क्रिएट करता है? कहां से कहां फ्लूइड को ट्रांसफर करता है? हाँ, तो ब्लड के कैपिलरीज में डाल देता है, मतलब सेल से निकालकर ब्लड के कैपिलरीज में डालता है ना? चलिए भाई साहब, फ्लूइड बैलेंस, ये फ्लूइड बैलेंस मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, फ्लूइड बैलेंस मतलब ये क्या होगा? एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहां पे? ब्लड में। और इम्यून नहीं, मैं यहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये सवाल आपका, यस, लिम्फेटिक सिस्टम इज बेसिकली एन इम्यून सिस्टम एज वेल। आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इम्यून सिस्टम है कि नहीं? तो उसमें WBC रहता है भाई साहब। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में और क्या रहता है? आपका ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है? फैट क्या करता है? तो डाइजेस्टेड फैट को भाई साहब ये ट्रांसपोर्ट कराता है। डाइजेस्टेड फैट को ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? डाइजेस्टेड फैट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, ये देख लो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम्स आपके क्या क्या हो गया भाई साहब? आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल। जैसे हमने यहाँ पे वेस्ट लिखा था, द मोर प्रिसाइज आंसर वुड बी नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट्स। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भाई साहब क्या हो जाएगा? कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट, फैट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो टिश्यू से वो ड्रेन आउट करता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, ड्रेन्स एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके, इस तरह से भाई साहब आंसर देने आपको। द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -2। किस टाइप का मिरर होगा? कॉनकेव ही बना सकता है। कॉन्वेक्स हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। ठीक है भाई साहब, इसको याद रखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा भाई साहब वर्चुअल इमेज बनाएगा। इट विल बी ओनली ये आपका रियल इमेज बना रहा है। इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी अ कॉनकेव मिरर। इट हैज टू बी अ कॉनकेव मिरर, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -2। ठीक है, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी बोलो? -30 होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ बन रहा है। ठीक है, -30। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? यू आपसे पूछा है भाई साहब। ठीक है, यू आपसे पूछा है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपको। मैग्निफिकेशन इज हाउ मच?
यशमिता, मैग्निफिकेशन क्या होता है? संकेत, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ? पांडे जी, माइनस वी बाई यू, ठीक है, माइनस वी बाई यू, ठीक है। इधर भाई साहब मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है? -2, ये हो गया माइनस, ठीक है, और ये हो गया आपका -30, ये हो गया भाई साहब यू। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका +30 और यू, तो यू को इधर ले लो, ये हो गया 30/-2, तो कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। समझ में आता? ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अभी आपको भाई साहब फोकल लेंथ निकालना है। किस फॉर्मूला से फोकल लेंथ निकालेंगे? 1/f इज इक्वल टू, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u, ठीक है, 1/v प्लस 1/u। लेंथ फॉर्मूला क्या है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 1/v कितना आया है? 1/-30, और 1/u कितना आया है? 1/15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 30, ये हो गया -1, -2, -2, ये हो गया आपका -3/30, -1/10, ठीक है। तो आपका फोकल लेंथ कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ की वैल्यू भाई साहब हो गई 10 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अभी भाई साहब कितना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है भाई साहब? अभी -15, तो 10 सेंटीमीटर अगर मूव कर गया तो कितना मूव कर जाएगा? -5। -5 मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ गया। तो अभी इमेज कहां पे बनेगा? पीछे वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो, इसको कैलकुलेट किया हमने, एफ की वैल्यू कितनी आई है? यही आई थी क्या भाई साहब? यू तो भाई साहब आपके -15 आ गई। हाँ, -15, ओके। यू की वैल्यू -15 आई है, ठीक है, चलिए भाई साहब ये करेक्ट हो गए। और एफ की वैल्यू कितनी आई है? 10, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। यू की वैल्यू कितनी आ गई? -5, क्लियर है? देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस। अगर पोल और फोकस के बीच में होता कितना हो जाएगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। व्हाट आर फॉसिल्स? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? जल्दी से बोलना है। हाँ, अच्छा, अंडरग्राउंड में जो रहते हैं वो मिनरल्स। एक तो दूंगा ना जोर से, मिनरल्स यानी ऑर्गेनिक होती है, फॉसिल्स आते हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक चीजों से, जीवित चीजों से आती है फॉसिल्स। फिर बायोडिग्रेडेबल, हाँ, डेड रिमेन्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब? सिर्फ डेड रिमेन्स। क्या डेड रिमेन्स ही फॉसिल्स हैं? अगर समझ लो मैं आज से करोड़ों साल पहले एक डायनासोर था, अभी भी हूं, ठीक है, थोड़ी सी आकृति बदल गई है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पैर रखा था किसी स्टोन के ऊपर, पैर फिर निकाल दिया, उस स्टोन पे मेरा इम्प्रिंट आ गया, मेरा पैर नहीं धसा है उसमें, ना मेरी हड्डियां हैं वहां पे, सिर्फ छाप रह गया है, तो क्या वो फॉसिल है? यस, इट इज अ फॉसिल। इम्प्रिंट्स भी फॉसिल हैं आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेड रिमेन्स ही फॉसिल है, इम्प्रिंट्स भी फॉसिल हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इम्प्रिंट, डेड रिमेन्स डेफिनेटली आर, ठीक है, इम्प्रिंट्स भी आपके फॉसिल्स हैं, कोई छाप अगर छोड़ गया हो, ठीक है, ये भी आपका एक फॉसिल है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और क्या बोलेंगे भाई साहब? सो दीज आर बेसिकली द फॉसिल्स। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। ओके, कार्बन डेटिंग, और दूसरा ये जमीन है, ऑब्वियसली जमीन के नीचे से फॉसिल्स मिलती हैं। मैं जमीन के 10 मीटर नीचे गया, मुझे कोई फॉसिल मिला, जमीन के 50 मीटर नीचे गया, मुझे एक फॉसिल मिला। ज्यादा पुराना कौन सा हो गया? 50 मीटर वाला, ठीक है। सो एक तो हम लेयरिक अरेंजमेंट से जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे, फॉसिल का एज उतना ज्यादा होता रहेगा, ठीक है, ये एक है। और दूसरा है कार्बन कंटेंट से, हम रेडियो एक्टिविटी से, कार्बन डेटिंग मेथड से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, ओके। सो व्हाट आर फॉसिल्स? अ फॉसिल इज, देखो कैसे लिखा गया है सर, एनी प्रिजर्व रिमेन्स, जो बचा हुआ है, प्रिजर्व रिमेन्स, ठीक है, प्रिजर्व रिमेन्स इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब समझते हो? वही छाप रह गया हो, भले ही वहां पे कोई हड्डी ना हो, भले ही वहां पे कोई आपका फ्लैश ना हो, लेकिन एक इंप्रेशन रह गया है, इंप्रेशन और ट्रेस ऑफ एनी वंस लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज। देखिए ये सब भाई साहब आपके कीवर्ड्स हैं, इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता,
ठीक है, ये सब कीवर्ड्स अगर आप यूज करोगे। जियोलॉजिकल एज, फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज, ठीक है। आप भाई साहब 2 साल पहले कोई जानवर मरा पड़ा है जो जमीन के नीचे है, उसकी हड्डियां अगर आपको मिली है, दृश्यम में जैसे मिला था अजय देवगन को, ठीक है, वैसा अगर आपको मिलता है तो वो फॉसिल नहीं है, दैट इज नॉट अ फॉसिल, ठीक है। इट हैज टू बी ऑफ अ पास्ट जियोलॉजिकल एज, बहुत सालों पहले का है भाई साहब, उसको फॉसिल मानेंगे आप, ठीक है। तो दीज आर टर्म्स दैट यू हैव टू यूज, ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको मार्क्स देंगे। प्रिजर्व्ड रिमेन्स, अभी भी बचे कुछ रिमेन्स हैं, इंप्रेशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि अवशेष ही हो, ऐसा भी हो सकता है हाथ पैर का छाप जो रह गया हो, प्रिजर्व रिमेन्स, और ट्रेस, कोई भी ट्रेस ऑफ एनी वन लिविंग थिंग फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज, कोई एक पास्ट जियोलॉजिकल एज से जो ऐसा मिला, ठीक है। दीज आर द कीवर्ड्स। भाई साहब मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे, फॉसिल के बारे में नॉलेज तो हम सबको है, टुकड़े टुकड़ों में है, ठीक है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं उस पर मार्क्स मिलेंगे, ये कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। इंक्लूड्स, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, बोन्स हो सकते हैं, शेल्स, एस्कोस्केलेटन्स, एस्कोस्केलेटन्स मतलब समझते हैं, बिच्छू देखा है, केकड़ा देखा है, केकड़ा, ठीक है, केकड़े की हड्डी बॉडी के बाहर है, आपकी हड्डी बॉडी के अंदर है, ठीक है, उनकी हड्डी बॉडी के बाहर है, वो जो हार्ड शेल है केकड़े का, वो उसका स्केलेटन है, वो बाहर है, दैट इज कॉल्ड एस्कोस्केलेटन। बिच्छू, केकड़ा, ये सब आपके भाई साहब जो है एस्कोस्केलेटन है। स्टोन इम्प्रिंट्स, स्टोन इम्प्रिंट्स ऑफ एनिमल्स, जहां पे भाई साहब किसी बड़े एनिमल का एक स्टोन इम्प्रिंट रह गया है, ठीक है। और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब फॉसिल्स में आते हैं, ठीक है। ओके, टू मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। रिलेटिव मेथड एक होता है जिसको हम बोल रहे हैं ना, जमीन के नीचे जाते रहते हैं आप, जितना जमीन के नीचे से कोई फॉसिल बरामद होता है उतना ही उसका ज्यादा एज होगा, इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव मेथड। बाई एस्टिमेटिंग द एज ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट, ये अर्थ क्रस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। वेयर द फॉसिल इज फाउंड, फॉसिल्स नियर द सरफेस आर रिसेंट एंड दोज इन द डीपर लेयर्स आर मोर एंशिएंट, ठीक है। जो आपके एकदम सरफेस पे जो आपको फॉसिल्स मिल रहे हैं वो रिसेंट होते हैं, और डीपर लेयर्स वाले आपके एंशिएंट वाले होते हैं, ठीक है। कार्बन, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, यहां पे आपका जो कार्बन यूज होता है वो 14,6C है, ठीक है, ये आपका एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कार्बन दैट इज यूज्ड, क्लियर है, इसमें ये एडिशन कर सकते हैं इस आंसर में। आंसर लिखने का स्टाइल देखिए भाई साहब, ऐसे ऐसे 90 आप नहीं क्रॉस करेंगे, आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, कैसे आपको आंसर लिखना है, कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, जियोलॉजिकल एज आपको यूज करना है, फॉसिल मतलब जो भी बरामद हो रहा है वही फॉसिल नहीं होता भाई साहब, ठीक है, ठीक है। इट हैज टू बी फ्रॉम अ पास्ट जियोलॉजिकल एज, तभी जाकर हम उसको फॉसिल कैटेगरी में प्लेस करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? ओके, नो, चलिए। डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डेफिनेशन, हायर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस लोअर रिएक्टिव मेटल, और एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज द करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो होता क्या है, यहां पे समझ लो, कोई सा भी ले लो भाई साहब, यहाँ पे हाँ कोई भी ले लो, कौन सा, NaOH ले लेते हैं, चलिए भाई साहब NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब आपका NaCl प्लस H2O, यहाँ पे लेकिन हुआ क्या रहेगा, ये डिसइंटीग्रेट हुआ रहेगा किसमें, Na प्लस और OH माइनस में, एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये HCl भाई साहब एक्वस मीडियम में किसमें डिसइंटीग्रेट हुआ रहेगा, H प्लस और Cl में, अभी भाई साहब ये एक्सचेंज हो गया आयंस और ये बन गया, ठीक है। सो द मोर एप्ट डेफिनेशन वुड बी एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज happens due to exchange of ions. Write the chemical equation of double displacement reaction, which is also a neutralization reaction. ये भाई साहब आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन निकालना है भाई साहब, सिल्वर को उठा, सिल्वर का कोई कंपाउंड, ठीक है। बताइए भाई साहब क्या करें, या बेरियम निकाल लो भाई साहब, बेरियम नहीं, बेरियम क्लोराइड लेते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, तो ये बनाएगा आपका 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये हो गया आपका प्रेसिपिटेट, दिस विल बी अ प्रेसिपिटेट,
ठीक है, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रेसिपिटेट, गिव जस्टिफिकेशंस फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या जस्टिफिकेशन है कि एक जो सॉल्ट बना है वो एक्वस में सोल्यूबल होगा, दूसरा वाला नहीं होगा, ठीक है, ओके। So reactions in which there is an exchange of ions between the reactants, तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, reactants के बीच में exchange of ions हो रहा है, ये आपका भाई साहब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड reacts with base forming salt and water, Na2SO4 plus BaCl2, ये बना रहा है BaSO4, ये आपका precipitate है। insoluble substances और precipitate of barium sulfate is formed, ये आपका white precipitate होगा भाई साहब, this will be a white precipitate, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A person cannot see distantly the object placed beyond 5 meter from his eyes, तो 5 मीटर के बियॉन्ड मतलब ये 5 मीटर के बियॉन्ड, ओके ओके, यहाँ पे गलती हो गई, 5 मीटर के बियॉन्ड मतलब 5 मीटर के बियॉन्ड आपको नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा ये हो जाएगा, दिस विल बी मायोपिया, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है, द ओके। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन, इसको अपन क्या बोलेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब, when nearby objects can be seen clearly but far off objects cannot be seen clearly, draw a ray diagram to illustrate this defect, list two possible causes, क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके possible causes, elongation of eyeball, okay, elongation of eyeball, okay, और बोलो भाई साहब, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, किसको कैसे करेक्ट करेंगे, क्या लगाकर करेक्ट करेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है, और कनकेव लेंस, तो यहाँ पे हम कनकेव लेंस लगाकर इसको करेक्ट करेंगे। The image of an object formed by a lens is of the same size but inverted. If the object is at a distance 30 centimeter, calculate the distance between the object and its image. Lens है, same size, ठीक है, the image of an object formed by a lens is of the same size but inverted. तो कहां पे बन रहा होगा, अगर ये 2f पे होगा तो वो भी 2f पे होगा, ये c पे होना चाहिए तो वो भी c पे होगा, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस इज ऑफ द सेम साइज है, इन्वर्टेड है, ये तभी होगा जब 2f पे रख रहे हो उसको, तो इधर भी 2f पे बनेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब भाई साहब 2f का डिस्टेंस कितना हो गया, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 60, भाई साहब ये लेंस है, ठीक है, इधर से 30 इधर से 30, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, माइनस प्लस मत लिख देना, ठीक है। ड्रॉ रे डायग्राम, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2f की वैल्यू है 30, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, प्लस होगा माइनस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ओके, और कॉन्वेक्स लेंस का माइनस होता है या प्लस, तो ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भाई साहब आपने रखा है यहाँ पे, यही हो गया आपका 2f डिस्टेंस, रे ऑफ लाइट पैरेलल passes through the focus, ray of light through the center of curvature passes through this, ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका जो बन रहा है, दिस इज बेसिकली 2f, इधर ये वाला आपका हो गया कितना 30, ये वाला भी हो गया आपका भाई साहब 30, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, दिस इज हाउ इट विल बी, ये 2f1 ये 2f2 ऐसा लिख सकते हैं, f1 f2, ठीक है, एज द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f is equal to 30 centimeter, the image will be formed on the right side of the lens, that is 30 centimeter, the distance between the object and the image is how much, 60 centimeter, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
हेलो, बोलो भाई साहब क्या होगा? विच ऑर्गेनिजम्स हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट? एम्फीबियंस होंगे। ओके, व्हाई डू दे हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट? कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ओके, इससे क्या है? इससे हार्ट का थ्री चेम्बर होने का क्या संबंध है? ऑक्सीजन नहीं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब क्या होता है? नहीं, छोड़ो, ऑक्सीजन गया तेल लेने, वैसे अब हार्ट उठ गया तेल लेने। आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है? हाँ, सराउंडिंग से जो अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करे। ओके, अभी आप इसको कनेक्ट कीजिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और हार्ट के साथ इसका जो कनेक्शन है थ्री चेम्बर होने का, वो कनेक्शन अभी निकालिए। तो आपका कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब एन एनिमल विच कैन ऑल्टर इट्स टेम्परेचर along with its surroundings, now connected to the concept of three chambered heart। आपका क्या है? फोर चेम्बर्ड हार्ट है। तो फोर चेम्बर्ड हार्ट में एडवांटेज क्या है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके मिक्स नहीं होते। दो टाइप के ब्लड्स हो गए आपके, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। अगर ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या होंगे? अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो क्या होगा? हाँ, तो अगर ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या होगा? आपके बॉडी में हीट कम हो जाएगी, क्योंकि आपके बॉडी को अभी एनर्जी नहीं मिल रही है। ऑल योर सेल्स रिक्वायर ऑक्सीजन। व्हेन दे गेट द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दे विल प्रोड्यूस द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जब हाइबरनेट करते हैं, जब अपनी बिल और गुफाओं में पड़े रहते हैं, तो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे हैव ऑल्टर्ड द टेम्परेचर। उनके बॉडी से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। आप खाएं या ना खाएं, आपके बॉडी से कंटिन्यूस एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग से हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए यू आर ऑलवेज एट अ हायर टेम्परेचर देन योर सराउंडिंग्स, सो देयर विल ऑलवेज बी एन आउटफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी टू द सराउंडिंग्स। आर वी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? ओके, सो यही है आपका भाई साहब कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होंगे, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन बॉडी के टेम्परेचर के गिरने से उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। वो अभ्यस्त हैं बॉडी के टेम्परेचर के गिरने के लिए। ठीक है। ओके, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ द लिम्फ, जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था। एक तो है फैट का, ठीक है, और दूसरा क्या है भाई साहब? आपका फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना। ओके, सो एम्फीबियंस, फ्रॉग्स। ठीक है, एम्फीबियंस में अगर आप देखोगे, फ्रॉग्स एंड रेप्टाइल्स में आते हैं आपके लिजर्ड्स, जिनका थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, the body temperature depends upon the temperature in the environment, therefore they can tolerate some mixing
इसीलिए भाई साहब इनका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है, व्हाई? बिकॉज दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट, बच्चा पार्टी, दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट एंड हेंस दे कैन अफोर्ड द मिक्सिंग, बिकॉज दे हैव अ थ्री चेम्बर्ड हार्ट। तो इसमें भाई साहब, और थ्री चेम्बर्ड हार्ट में मिक्सिंग होगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भाई साहब मिक्स होगा, और अगर ये मिक्स होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मरे हुए इंसान का बॉडी टेम्परेचर गिर क्यों जाता है? बोलते हैं ना हाथ पांव ठंडे होने वाले, भाई साहब मेरे मरने वाला हूं क्या, ऐसा बोलते हैं ना लोग। ठीक है, मरे हुए इंसान का हाथ पैर ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है उसके बॉडी में, सेल्स तो अभी भी हैं, लेकिन अभी रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसलिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, देयरफॉर दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे लिए एक तरह से जहर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर और लेस टॉक्सिक फॉर अस। ठीक है, हमारे हमारा पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा भाई साहब। ठीक है, अगर ऐसा होगा, हम बोलते हैं ना नीलकंठ मतलब शिव का नाम है, तो व्हाई? बिकॉज ही कंज्यूम्ड पॉइजन। ठीक है, उन्होंने पॉइजन को कंज्यूम किया था, इसीलिए उनका पूरा गला नीला पड़ गया। ठीक है, इसलिए नीलकंठ बोला जाता है उनको। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ठीक है, ओके। लिम्फ कैरियर्स डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो लिम्फ कैरियर्स भाई साहब क्या करते हैं? ये इंटेस्टाइन से फैट अब्सॉर्ब करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, लिम्फ कैरियर्स। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है, एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये लिम्फ के ऊपर भाई साहब क्वेश्चन बन रहा है, आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में क्वेश्चन बन जाएगा। देखो 2024 का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। तो लिम्फ के फंक्शंस जरा क्लैरिटी रखिए, लिम्फ के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, व्हाट इज लिम्फ। ठीक है, ब्लड का तो कुछ ना कुछ भाई साहब बता ही दोगे, लेकिन लिम्फ पे क्वेश्चंस घूम कर आएंगे। ठीक है, तो फैट और दूसरा है भाई साहब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। स्टेट द रिलेशन correlating the electric current flowing in a conductor and the voltage applied across it। क्या होगा? ओम्स लॉ। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे I I is directly proportional to V ऐसा लिख सकते हैं, या V is directly proportional to I ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ एंड द रिलेशनशिप, किसी में भी प्लॉट कर लो भाई साहब। लेट्स से अपन ने यहाँ पे I को प्लॉट किया है V पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब आपका कितना है? 0.35 एम्पियर्स है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 1.4 वोल्ट्स। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई I। तो यहाँ पे हो गया 1.4 अपॉन 0.35। ठीक है, तो ये हो गया आपका 140 अपॉन 35, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 5 4 जा, तो ये हो गया आपका 4 ओम। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। क्लियर है? 4 ओम्स का आपका देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, द रिफ्रैक्शन एंगल इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया P and Q is 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, which one of the two is optically denser and why? बहुत आसान सा सवाल है भाई साहब। देखो रिफ्रैक्शन कब होता है? ये आपका भाई साहब ऐसे जा रहा है ना? ठीक है, ये आपका 45 डिग्री है, और यहां पे कितना है? एक का है 20, और दूसरे वाले का भाई साहब कितना है? दूसरे वाले का है 30। ठीक है, ये 45 है, तो ये भाई साहब सेम रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम 1, रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम 2। ठीक है, ये फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, द रिफ्रैक्शन इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, तो ये हो गया आपका लेट्स से मीडियम P, और ये हो गया आपका मीडियम Q। विच वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली डेंसर? जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतना ज्यादा ये टेव ऐसा होगा। द मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, द मोर विल बी द रिफ्रैक्टेड रे मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है? मीडियम P इज मोर डेंसर देन मीडियम Q। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? मीडियम P is more denser than Q। क्या ये समझ में आ रहा है? 2020 का क्वेश्चन है। डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस। वन डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर, वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स, है ना भाई साहब? ठीक है, तो आपका पावर ऑफ अ लेंस इज 1 बाई फोकल लेंथ, पावर का यूनिट हो गया 1 डायोप्टर। ठीक है, ओके। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 0.5 डायोप्टर। तो 0.5
ये हो गया 1/f, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/0.5, तो ये हो गया आपका 10/5, तो ये हो गया आपका 2 मीटर, so that will be how much 200 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपका भाई साहब कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके, 2 मीटर या 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एंगल आर, तो मीडियम पी, हाँ ठीक है, मीडियम पी इज ऑप्टिकली डेंसर देन क्यू, ठीक है, क्लियर है, okay okay okay, a chemical compound X is used in glass, soap and paper industries on treatment with ethanoic acid, it forms salt, water and carbon dioxide, identify X, ठीक है, a chemical compound X, तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3, this will be basically Na2CO3, ठीक है, this is basically your X, ठीक है, ये ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, सोप में और पेपर इंडस्ट्रीज में भी, ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोइक एसिड इट फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इथेनोइक एसिड से जब हम इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, प्लस CH3COOH, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट, सॉल्ट क्या हो जाएगा CH3COONA, सोडियम एसिटेट बोलते हैं हम इसको, तो ये और ये यूज हो गया भाई साहब, प्लस CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस H2O, ठीक है, ये बन रहा है भाई साहब आपका CH3, तो यहाँ पे 2 होगा ये, ठीक है, 2CH3CONA, सी को काउंट कर लीजिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3, नहीं 2 2 4, 4 + 1 5, 2, हाँ ये हो गया भाई साहब 2 2 4 और 5, ऑक्सीजन भाई साहब हो गया 3, 2 2 4, 3 + 4 7, यहाँ पे 2 2 4 5 6 और 7, H2 आपका भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 3 + 1 4, 4 2 8, 3 2 6 7 8, बैलेंस्ड, ठीक है, क्लियर है, ओके, आइडेंटिफाई X, सो X इज बेसिकली व्हाट Na2CO3, जिसका नाम है भाई साहब आपका सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। हाउ इज दिस कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, समय संकेत, ब्राइन, हाँ कहो, नमक का सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ब्राइन से आप कैसे निकालोगे भाई साहब, क्या निकालना है आपको, NaCl है, तो इसको आपको ब्राइन से निकालना है, NaCl है, ठीक है, ओके, बताइए कैसे निकालेंगे, NaCl को अपने को क्या लाना है, Na2CO3 फाइनल प्रोडक्ट, ब्राइन से कैसे लाएंगे भाई साहब, यहाँ पे अपन अगर आ, इसके Cl को लेकर जाना है ना, तो NH4 2CO3 से ट्रीट कर सकते हैं इसको, अगर हमने किया तो ये बनेगा भाई साहब ठीक है, Na2CO3 प्लस 2NH4Cl, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है, हाँ NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया से ट्रीट कर रहे हैं, ओके ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट Na2CO3, और ये आपका क्रिस्टल फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा एज Na2CO3 into 10H2O, ठीक है, फ्रॉम ब्राइन, ब्राइन से कैसे हम ऑब्टेन करेंगे भाई साहब, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा NH4Cl, NH4 और ये हो गया Cl प्लस NaHCO3, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बनेगा, ये आपका है भाई साहब, दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है, ये तो इसको छोड़ दो, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ओके, तो आपका भाई साहब ये हो गया 2NaHCO3, इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, ओके, स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है भाई साहब 10, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट फॉर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका भाई साहब 2023 का सवाल है, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 जल्दी,
डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कितना हो जाएगा भाई साहब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो ये हो गया 150 ओम्स, ठीक है, और ये क्या है भाई साहब आपका 30 ओम्स, है ना, ये दोनों का सीरीज और ये, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल विल बी 150 प्लस 1 बाई 30, तो ये हो गया आपका कितना 150, ये हो गया 1 प्लस 3 into 5, तो ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 6 बाई 150, ठीक है, 3 2 6, 2 1 2, तो ये हो गया आपका 1 बाई 25, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 25 ओम्स का, ठीक है। आर वी क्लियर? क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या कुछ गड़बड़ हुआ है? अरे सॉरी सॉरी 60 होगा, सॉरी 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 भाई साहब। तो 10 प्लस 50 ये हो गया भाई साहब आपका 60, ठीक है, 1 बाई 60 प्लस 1 बाई 30, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे हो गया आपका 60, ये हो गया 1, 30 2 जार तो 2, ये हो गया आपका 3 बाई 60, 1 बाई रेजिस्टेंस इफेक्टिव, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया आपका 20 ओम्स, ठीक है, ये हो गया आपका 20 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज हाउ मच? 20 ओम्स। करंट फ्लोइंग टू द एमीटर कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V बाई आर, तो V की वैल्यू हो गई 6 अपॉन 20, तो ये हो गया 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, तो ये हो गया 0.3 एम्पियर्स। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट फटाफट।